हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज से हम सी यू ई टी यू जी 2023 के लिए लेक्चर शुरू करेंगे, जिसमें हम आपको ज्योग्राफी की जो सिलेबस है, ह्यूमन ज्योग्राफी क्लास 12th में की जो दोनों बुक्स हैं उनका सिलेबस हम सी ई टी के सिलेबस के हिसाब से करवाएंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा। जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और दूसरी यूनिवर्सिटी जैसे JNU, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या जामिया मिलिया या अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ नेशनल लेवल की, उनमें जो भी CUET के अंडर आती हैं उनमें एग्ज़ाम जो भी होगा उसमें हेल्पफुल रहेगा। जिसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी जो क्लास 12th की बुक है वहाँ से शुरू करेंगे, और CUET एग्ज़ाम जो जब होगा उससे पहले आपको फुल प्रिपेयर करवाकर आपके लिए करवाएंगे और एग्ज़ाम अच्छी तरह आप देंगे। तो शुरू करते हैं हम आज इस लेक्चर को। इसमें ज्योग्राफ़ी हम पहले पढ़ेंगे कि ज्योग्राफ़ी होता क्या है। द स्टडी ऑफ फिज़िकल फीचर ऑफ द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर एंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ एज इट अफेक्ट्स एंड इज़ अफेक्टेड बाय दीज, इंक्लूडिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। मतलब कि ज्योग्राफ़ी स्टडी का नाम है जिसमें हम फिज़िकल फ़ीचर पढ़ेंगे, जैसे लैंड फॉर्म हो गया, रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गया, या इनसाइड द अर्थ क्या है, क्रस्ट, मेंटल कोर, या इट्स एटमॉस्फेयर जो अर्थ के ऊपर है उसकी वेरियस लेयर, या प्लैनेट्स, स्टार्स या सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो इस अर्थ पे ह्यूमन रह रहे हैं उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो किस किस कामों में मशगूल हैं, और उनका इस नेचुरल फीचर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो नेचुरल फीचर्स हैं जैसे ये क्लाइमेट हो गया या ओशनोग्राफी हो गया, उनका हमारी ज़िंदगी पे, इंसानों की ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, और ह्यूमन पॉपुलेशन किस एरिया में ज़्यादा है, कम है, क्यों है, क्या है, कौन से रीज़न रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड रिसोर्सेज किस एरिया में हैं, कौन से हेल्पफुल हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कौन से एरिया में कैसी चल रही हैं, इकनॉमी क्या है, किस कंट्री की कौन सी इकनॉमी है। मतलब इन सारी नेचुरल से लेके जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं सब ज्योग्राफी के अंदर पढ़ी जाएंगी। तो ज्योग्राफी की डिवीज़न अगर हम करें तो ब्रॉडली दो हिस्सों में की जाती है, फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी और ह्यूमन ज्योग्राफ़ी। फ़िज़िकल ज्योग्राफ़ी में हम नेचुरल साइंस, ये जो ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल एनवायरनमेंट जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड जियोस्फीयर, मतलब जो भी फिज़िकल फ़ीचर हैं जो हमें नज़र आते हैं, जो नेचुरल हैं, उनके बारे में जानते हैं। वेयर एज अगर ह्यूमन ज्योग्राफ़ी की बात करें, ह्यूमन ज्योग्राफ़ी में हम सिर्फ ह्यूमन के रिलेटेड, ह्यूमन का नेचर के साथ क्या कनेक्शन है और इसके दरमियान में जो भी ह्यूमन का फिज़िकल के साथ वास्ता पड़ता है उसके रिलेटेड पढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फिज़िकल एंड द ह्यूमन वर्ल्ड एंड स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन फिनोमिना एंड हाउ दे कम अबाउट, ये कैसे बने, क्यों बने, रखो कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, या सोशल, इनकी वजह से हमारी जो सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं कैसी है, एक रीजन की दूसरे रीजन से, एक ह्यूमन की पर्टिकुलर रीजन के ह्यूमंस की दूसरी रीजन से कैसे मुख्तलिफ हैं। मतलब ये सब सारी की सारी सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस जो हम, एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड से कैसे डिफरेंट हैं, क्या रीज़न है, क्या पैटर्न है, क्यों है, ये सब हम ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ, जिसमें हमारा आता है एक सब टॉपिक नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। आया कि ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह का उसका नेचर है, किस तरह की स्टडी करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज़ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एनवायरनमेंट एंड सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट, मतलब फिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी करता है और सोशो कल्चरल एनवायरनमेंट,
ये वाला सोशो कल्चर मतलब जो ह्यूमन ने अपनी मुताबिक चेंजेस करके या अपने एक दूसरे कल्चर को मिक्स हो मिलाकर एक नया कल्चर जो वजूद में आया उसका, और फिज़िकल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ कनेक्शन क्या है। जैसे ह्यूमन ने विलेजेस, सिटीज़, रेलवे नेटवर्क्स एंड अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ जो मटेरियल कल्चर एंड हैव बीन क्रिएटेड बाय द ह्यूमन बीइंग। नंबर ऑफ चेंजेस ह्यूमन ने इस अर्थ पे लाए हैं, जैसे डैम्स बनाए या हाईवेज बनाए, रेलवे बनाए। इनका और फिज़िकल जो इन्वायरमेंट है उनकी स्टडी को लिए उनकी स्टडी करता है ये ह्यूमन ज्योग्राफी। एलन सैम्पल की एक फेमस ये डेफिनेशन है, ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन अनरेस्टिंग मैन एंड अनस्टेबल अर्थ। इसके मतलब ये है कि ना ही मैन स्टेबल है, मतलब कि चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंस में ह्यूमंस में आती हैं और विद द पैसेज ऑफ टाइम अर्थ में भी आती हैं। इन दोनों की चेंजिंग के साथ जो ये एक दूसरे में जो रिलेशनशिप बनाते हैं, इसी रिलेशनशिप को हम नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। या जो भी ये तो चेंज मिलके जो चेंजेस लाते हैं, और जो भी मैन जो अनस्टेबल है, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ मैन करता है, या अर्थ के अंदर भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जैसे वॉल्केनोज हो गए, अर्थक्वेक हो गए, लैंडस्लाइड हो गई, फ्लड हो गई, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम नंबर ऑफ चेंजेस दोनों में आती रहती हैं। और इन दोनों के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए ह्यूमन ज्योग्राफी वजूद में आया। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि ड्यूअलिज्म इन ज्योग्राफी। अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम पे आके हम ज्योग्राफी को एक ड्यूअल हिसाब से देखते हैं। मतलब दो भागों में ये ज्योग्राफी को बांट दिया गया। एक था लॉ मेकिंग या नोमेथेटिक, या और डिस्क्रिप्टिव या आइडियोग्राफिक। जो भी CUCET की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इन टर्म्स पे ज़्यादा फोकस करें, नोमोथेटिक या लॉ मेकिंग, या डिस्क्रिप्टिव या आइडियोग्राफिक। इसका मतलब है कि वहाँ पे अगर आ गया कि नोमोथेटिक स्टडी डील्स या नोमोथेटिक इज़ रिलेटेड टू विद, वहाँ पे आपने अगर ऑप्शन दिए होंगे तो वहाँ जहाँ लॉ मेकिंग प्रोसेस होगा वो सिलेक्ट करना है। नोमोथेटिक मीन्स ही होता है कि लॉ एक पर्टिकुलर लॉ यानी मॉडल्स बनाए गए और उन मॉडल्स के थ्रू ज्योग्राफी को पढ़ा जाने लगा। मतलब फिक्स कुछ एस्पेक्ट्स रखे गए और उन्हीं के ज़रिए ज्योग्राफी को स्टडी किया। नंबर ऑफ़ वेरियस मॉडल्स आए, जैसे सेटलमेंट पैटर्न्स पे कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल आया, या अदर वेरियस फीचर एग्रीकल्चर पे वेटलजी का मॉडल है, ये वॉन थर्नन का मॉडल है, और भी हर फील्ड में हर ज्योग्राफी के एस्पेक्ट्स में अपने अपने मॉडल्स आए। उनको कुछ एस्पेक्ट्स रखे गए और फिक्स्ड उन्हीं के अंडर ज्योग्राफी को स्टडी किया जाने लगा, जो लॉ मेकिंग या नोमोथेटिक था। जबकि डिस्क्रिप्टिव में ये था कि जो जहाँ भी जैसा है वैसा ही ज्योग्राफी को पढ़ा जाए, ना कि किसी पर्टिकुलर ख़ास मॉडल को यूज़ करके ज्योग्राफी की स्टडी की जाए। दूसरी एक और डिवीज़न हुई ज्योग्राफी की, रीजनल या सिस्टमेटिक। रीजनल में हुआ कि कुछ फैक्टर्स को लेकर किसी पर्टिकुलर रीजन की स्टडी की गई और उसी पर्टिकुलर रीजन की स्टडी के लिए रीजनल ज्योग्राफी बनाया गया। फोकस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड नेचुरल जियो फैक्टर इन ए स्पेसिफिक लैंड। मतलब डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट जियो फैक्टर, मतलब अर्थ के रिलेटेड जितने भी फैक्टर थे वो पर्टिकुलर रीजन के लिए स्टडी किए जाने लगे रीजनल ज्योग्राफी में। वेयर एज सिस्टमेटिक में यही फीचर डिफरेंट कल्चर एंड नेचुरल जियो फैक्टर मतलब वर्ल्ड लेवल पे पढ़ा गया कि एक कंट्री या दूसरी कंट्री से, एक कंटिनेंट से दूसरी कंटिनेंट में ये फीचर कैसे हैं। मतलब रीजनल में पर्टिकुलर एरिया पे और सिस्टमेटिक में पूरे वर्ल्ड लेवल पे स्टडी किया गया।
होप ये आपको समझ आ गया होगा। लॉ मेकिंग प्रोसेस होता है नोमोथेटिक और डिस्क्रिप्टिव में ज्योग्राफी को एज इट इज़ पढ़ा जाने लगा जैसे था, और डिस्क्रिप्टिव को आइडियोग्राफिक के नाम से भी जाने लगा। और नोमोथेटिक और डिस्क्रिप्टिव, इन दोनों की ये जो दो नाम हैं, ये दोनों आपने याद रखने हैं, और ये इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर CUCET में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड हम पढ़ेंगे जिसमें ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी गई हैं, ये आप खुद पढ़ सकते हैं, जिसमें रेडजल, एलन सैम्पल और वाइडल डी ब्लाश का अपनी अपनी डेफिनेशन ह्यूमन ज्योग्राफी को लेकर हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, मतलब नेचुरल दिस रेफर्स टू अर्ली स्टेजेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन, वेयर ह्यूमन आर अडॉप्टेड टू डिक्टेट ऑफ नेचर। मतलब कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मतलब ये है कि नेचर डिक्टेट करता है ह्यूमंस को कि आप ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। मतलब जो ह्यूमन है वो होली सोली डिपेंड ऑन नेचर है, उसका खाना पीना रहना सब नेचर। जो हम पढ़ते हैं कि अर्ली स्टेजेस ऑफ या प्रिमिटिव जो ह्यूमंस थे वो ज़्यादातर ये नेचर पे डिपेंड करते थे, नेचर की पूजा करते थे, उनसे नेचर से डरते थे। उनके पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि वो एक्सप्लोर करें नई चीज़ों को नेचर को इस्तेमाल करके, बल्कि वो नेचर जो भी उनको प्रोवाइड करता था, फूड शेल्टर, वो वही यूज़ करते थे। जैसे अभी भी ट्राइबल एरियाज़ में वो स्लैश एंड बर्निंग एग्रीकल्चर करते हैं, वो नेचर पे ही डिपेंड करते हैं और नेचर से ही अपना खाने का, रहने का, छत वगैरह सब वहीं से वो मुहैया वो नेचर से इस्तेमाल करते हैं। उनके पास लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी थी, नेचर से वो डरते थे और उसकी वर्शिप करते थे। डायरेक्ट डिपेंड ऑफ ह्यूमंस ऑन नेचर, ह्यूमन होली सोली रहने के लिए वो शिकार भी करते थे, रहने के लिए पेड़ों के नीचे अपना टेंट वगैरह लगाते थे और वहीं से शिकार करके वहीं रहते थे और नेचर पे ही डिपेंड करते थे, खुद कुछ नहीं करते थे, ना एग्रीकल्चर ना कुछ। द फिजिकल एनवायरनमेंट फॉर द नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बिकम मदर नेचर। जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट था वो उसको इस तरह मानते थे कि वो जो भी नेचर मुहैया करती थी वो उसको एज ए मदर नेचर के तौर पर देखने लगे कि हमें सब कुछ देती है। वेयर एज ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब का ह्यूमन ने जब नेचर को एक्सप्लोर करना शुरू किया और अपनी फोर्सेस यूज़ करके नेचर को एक्सप्लोर किया और अपनी मुताबिक इस्तेमाल करने लगे, तो वो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर हुआ। इट इंडिकेट डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इनके पास थी, बेटर सोशल कल्चरल रिलेशन थे, सोसाइटीज़ डेवलप हुई, इनके पास टेक्नोलॉजी आई, इन्होंने नेचर को अपने तौर तरीके से इस्तेमाल किया और अपना फ़ायदा हासिल किया। ह्यूमन मूव फ्राम स्टेट ऑफ नेसेसिटी टू अ स्टेट ऑफ फ्रीडम। वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी, वो डरते थे नेचर से, लेकिन यहाँ पे नेचर ऑफ स्टेट नेसेसिटी बदल गई। मतलब अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपने टेस्ट के मुताबिक नेचर को यूज़ करने लगे और उन्हें ज़्यादा फ्रीडम मिलेगी, ज़्यादा ऑप्शन मिलने लगे। रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्राम द एनवायरनमेंट टू क्रिएट मोर अपॉर्चुनिटीज़। नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, जैसे अर्थ को एक्सट्रैक्ट करके उन्होंने नंबर ऑफ मिनरल्स मिले, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करने लगे, अदर एग्रीकल्चर जैसे फूड की वैरायटीज़ वो उगाने लगे। इसके मुकाबले में नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन में वो सिर्फ नेचर जो प्रोवाइड करता था वही खाते थे, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एग्रीकल्चर करना शुरू किया, वीट राइस वगैरह, अपनी मतलब अपने टेस्ट अपने जो भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी उसके मुताबिक उन्होंने अपने को बदला और अपनी छाप जो इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचर पे छोड़ी, कहीं रोड बनाए, ये वो सब नेचर को अपने मुताबिक चेंज करके इस्तेमाल किया। इसके बाद आता है 3 कंसेप्ट आते हैं, एक आता है डिटर्मिनिज्म, एक पॉसिबलिज्म और एक न्यू डिटर्मिनिज्म। डिटर्मिनिज्म का
कंसेप्ट सेम एज नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन है, मतलब नेचर का कंट्रोल है कि नेचर जो कुछ करती है वही उसी के मुताबिक इंसान चल सकता है। जैसे लैंड फार्म इकोलॉजी एंड क्लाइमेट ऑफ एन एरिया डिपेंड्स द ह्यूमन एक्टिविटीज़। मतलब ये 3 फैक्टर ऐसे हैं जो नेचुरल हैं और ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को डिफेक्ट करते हैं। जैसे अगर लैंड फार्म की बात करें, अगर माउंटेन है तो आप उसको प्लान नहीं कर सकते हैं, वहाँ की इकोलॉजी, वहाँ की क्लाइमेट, अगर रेनफॉल कैसा है, वहाँ की एग्रीकल्चर रेनफॉल पे डिपेंड करेगी। मतलब अगर कम पड़ रही है तो एग्रीकल्चर कम होगा। मतलब होली सोली हम नेचर पे ही डिपेंड करते हैं। अगर ज़्यादा बारिश अच्छी होती है तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा। मतलब जो कुछ भी होता है वो नेचर पे डिपेंड करता है। इसके प्रोपोगेटर जैसे जिसको इन्होंने फैलाया उसमें रेडजल का नाम सबसे ऊपर आता है, फिर सैंपल और हंटिंगटन का। और इसकी बात अगर हम बात करें पॉसिबिलिज्म की है, ये अपोजिट था एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के। इसका मकसद था कि ऐसा कुछ नहीं है कि नेचर ही हमें डिक्टेट करती है और हमारे जो एक्टिविटीज़ ह्यूमन करते हैं उसको इम्पैक्ट करेगा। इसके बोलने का मतलब था कि हम इन्वायरमेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इट इज़ द बेस्ड ऑन द assumption दैट इन्वायरमेंट सेट सर्टन constraints और लिमिटेशन बट कल्चर इज़ अदरवाइज डिटरमाइंड बाय द सोशल कंडीशन। मतलब नेचर की कुछ हद तक लिमिट्स हैं, लेकिन हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं वेरियस कल्चरल एक्टिविटीज़ या अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ताकि हम उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके अपने लिए पॉसिबिलिटीज़ नई नई पैदा करें। इन्होंने बताया नेचर इज़ ना नेवर मोर देन एडवाइज़र। हमें सिर्फ नेचर एक एडवाइस करती है, उससे बढ़कर नेचर कुछ नहीं है। हम उन चीज़ों को अपने मुताबिक चेंज कर सकते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। इसके प्रोपोगेटर थे वाइडर डी ला ब्लाश और ले फेवरी। ये दोनों फ्रांस के रहने वाले थे। अगला पढ़ते हैं न्यू डिटर्मिनिज्म। न्यू डिटर्मिनिज्म कॉम्बिनेशन है या बीच का डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म। डिटर्मिनिज्म और पॉसिबिलिज्म के बीच वाला कंसेप्ट है, जिसमें जिसको ग्रिफ्टन टेलर ने दिया था 1920 में। उन्होंने बताया कि ना ही हम नेचर के कंट्रोल में हैं और ना ही हम इतना कर सकते हैं कि नेचर को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, बल्कि बीच वाला हम थोड़ा नेचर को मॉडिफाई कर सकते हैं और अपने यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। उन्होंने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया में जो एग्रीकल्चर है वो been set urged that the limit of agricultural settlement in Australia has been set by factors of physical environment such as distribution of rainfall. He further said that the best economic program for the country to follow has in large part been determined by nature. मतलब जो भी इकोनॉमिक प्रोग्राम है हमें वहाँ की लैंड फॉर्म वहाँ की क्लाइमेट इम्पैक्ट करते हैं वो, एंड इट इज़ द जोग्राफर्स ड्यूटी टू इंटरप्रेट द प्रोग्राम। उन्होंने बताया कि ये जोग्राफर्स की ड्यूटी है कि हम उसको एक्सप्लेन करें कि इससे ये जो प्रोग्राम नेचर का है, वहाँ की लैंड फीचर क्लाइमेट, वो उसको हम फर्दर इंटरप्रेट करें। मैन इज़ एबल टू एक्सेलरेट स्लो और स्टॉप द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्रीज रीजन डेवलपमेंट। उन्होंने बताया कि हम मैन में इतनी पावर है कि वो किसी एरिया या कंट्री की प्रोग्रेस या रीजन की डेवलपमेंट को स्टॉप या कंटिन्यू कर सकता है, बट ही शुड नॉट if he is wise depart from direction as indicated by the natural। बट एक ऐसा वक्त आएगा जब जो नेचर हमें डिक्टेट करती है हम उससे बढ़कर नहीं जा सकते। इंडिकेटेड बाय द नेचर ही इज़ लाइक द ट्रैफिक कंट्रोलर ऑफ ए लार्ज सिटी हु अल्टर द रेट बट नॉट द डायरेक्शन ऑफ द प्रोग्रेस। मतलब कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो फ्लो को तो फ्लो को जब ज़्यादा गाड़ियाँ आएंगी उनको रोक तो सकता है, लेकिन रोड की डायरेक्शन को चेंज थोड़ी ना कर सकता है। मतलब फ्लो को रोक सकता है, उसको डाइवर्ट कर सकता है इधर या उधर, लेकिन उसके डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। यही कहने का मतलब है इसका कि हम नेचर को
टोटली चेंज नहीं कर सकते हैं, बल्कि उसकी में मॉडिफिकेशन करके अपने बेहतर अपनी ज़िंदगी के लिए जो भी अच्छा लगे वो कर सकते हैं। इस थ्योरी को आल्सो स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी CUCT के लास्ट जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें ये पूछा गया है कि ये नियो डिटर्मिनिज्म का दूसरा नाम क्या है। उसका नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, जिसको ग्रिफ्टन टेलर ने 1920s में दिया था। होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अदर स्कूल ऑफ थॉट्स की, जिसमें वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में है जो बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट की, जिसमें हाउसिंग ह्यूमन वेलफेयर जो बात करता है ह्यूमन हाउसिंग, हेल्थ, एजुकेशन, पावर्टी, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए जितने भी कदम उठाए जा सकते हैं, इनकम, एक्सेस टू द सोशल सर्विसेज, ये फीचर्स वेलफेयर या ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट में या वेलफेयर जोग्राफी में इन मुद्दों पर उन्होंने बात की। वियर एज रेडिकल जोग्राफर जो थे, उन्होंने मार्क्सन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक काज ऑफ पावर्टी, डेप्रीवेशन एंड सोशल इनइक्वलिटी, ये कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट जो मार्क्सन थ्योरी टू एक्सप्लेन द बेसिक काज ऑफ पावर्टी, उन्होंने काजेज़ अब बताए कि क्या वजह है कि पावर्टी है, डेप्रीवेशन है, और जो सोसाइटी में सोशल इनइक्वलिटी है उनको कैसे ख़त्म किया जाए, और ये जो कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ थे। बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट लेड एम्फेसिस ऑन लाइड एक्सपीरियंस एंड आल्सो ऑन द perception of social space by social categories on the ethnicity, race and religion। इन्होंने ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ना शुरू किया और उन ह्यूमन का जो सिविलाइजेशन है या ह्यूमन रेसिस, इस रिलीजन, इथनिसिटी को डिवाइड करके उनके स्टडी शुरू की कि वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इनकी क्या क्या फ़ीचर हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन जोग्राफी थ्रू कॉरिडोर ऑफ टाइम, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम जोग्राफ़ी किन किन मरहलों से गुज़रा है। अगर हम बात करेंगे अर्ली कॉलोनियल पीरियड, मतलब जब कॉलोनियल पीरियड शुरू नहीं हुआ था उससे पहले क्या जोग्राफ़ी में चल रहा था। लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड के लिए जाते थे, जिसमें अर्ली पीरियड की हम बात करें, अर्ली कॉलोनियल से पहले एक्सप्लोरेशन और डिस्क्रिप्शन, मतलब नई नई जगह खोजने और उनका डिस्क्रिप्शन किसी बुक में लिखकर या किसी मैप के थ्रू एक्सप्लेन करना, ये अर्ली कॉलोनियल। नंबर ऑफ ट्रैवलर्स जैसे इंडिया में आए, ग्रीक्स आए, अरब्स आए, चाइनीज़ आए, वेस्ट जैसे वास्को डी गामा पोर्चुगीज़ था, वो यूरोप से आया, उसने नए खोज की, रास्ते की, कैप ऑफ गुड होप, वहाँ से आके हिंदुस्तान इंडिया में आया। उन्होंने फिर उस पूरे ट्रैवल का अपने एक किताब में लिखा, इम्पीरियल। वो उनका सिर्फ जो अर्ली कॉलोनियल का मकसद था वो सिर्फ ट्रेड था और नई जगह खोजने का इनका मकसद था। मगर लेटर कॉलोनियल पीरियड के बाद रीजनल एनालिसिस होने लगी, पर्टिकुलर रीजन की स्टडी होने लगी, वहाँ की होल जो भी फिनोमिना है, वहाँ के फ़ीचर हैं, फ़िज़िकल फ़ीचर क्या हैं, ह्यूमन फ़ीचर क्या हैं, उस रीजन के हर एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाने लगा। फिर 1930s में एरियल डिफरेंशिएशन फोकस विच आइडेंटिफाई द यूनिकनेस ऑफ एनी रीजन एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इट इज़ डिफरेंट फ्राम अदर्स, के पर्टिकुलर रीजन की स्टडी होने लगी। इसको हार्टशॉर्न ने प्रोपगेट किया था एरियल डिफरेंशिएशन को, जिसमें उन्होंने बताया कि किसी एरिया को इतनी
अहमियत क्यों दी जाती है, या उस एरिया के फ़ीचर कैसे हैं, क्यों दूसरे रीजन से उसको अलग बनाते हैं। जैसे अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, तो वहाँ पे जो टी गार्डन है वो सिर्फ उसी पर्टिकुलर रीजन में क्यों है। वहाँ की इन्वायरमेंट को पढ़ा गया, वहाँ की क्लाइमेट को पढ़ा गया, सॉइल को पढ़ा गया, यहाँ की रेनफॉल को पढ़ा गया, मतलब उसकी डीप स्टडी की गई इस एरियल डिफरेंशिएशन के थ्रू। उसके बाद आया लेट 1950 टू लेट 60s, 50s और 60s में स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसमें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा गया, जिसमें नंबर ऑफ लॉज वगैरह, फिज़िक्स के लॉज दिए गए, मॉडल्स वजूद में आए, और दीगर जोग्राफ़र्स ने अपने मॉडल्स दिए एग्रीकल्चर के रिलेटेड, सेटलमेंट के रिलेटेड, अदर फीचर्स के रिलेटेड, या एटमॉस्फेयर या सन के रिलेटेड नंबर ऑफ मॉडल्स दिए गए और जोग्राफ़ी को स्टडी किया। बात करते हैं हम अगले 1970s के पीरियड में इमरजेंस ऑफ ह्यूमनिस्टिक रेडिकल एंड बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट। जब 50 टू 60s में क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, जो मॉडल्स जो दिए गए थे, जोग्राफ़ी एक स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट बना दिया गया, और इसके कंपैरिजन में इनके ख़िलाफ़ 3 जोग्राफ़ी वजूद में आए, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल और बिहेवियरल। इसमें ह्यूमनिस्टिक अभी हमने पीछे पढ़े ये तीनों। ह्यूमनिस्टिक में वेलफेयर जोग्राफ़ी की बात की गई, ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद रेडिकल में हमने जो कैपिटलिज़म के ख़िलाफ़ थे, और कैपिटलिज़म और जो इनइक्वालिटीज़ थी सोसाइटी में, उनको कैसे ख़त्म किया जाए, जो मार्क्सियन थ्योरी थी उसने दी। मार्क्स ने इसके ख़िलाफ़, इसके संदर्भ में एक थ्योरी दी। बिहेवियरल में लोगों के ज़हनी तौर पर कैसी है, मतलब उनको वेरियस रिलीजन, उनका मतलब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स कैसा है, रिलीजन क्या है, ये रिलीजन आ गया, एथनिसिटी आ गया, कलर, रेस वगैरह के बारे में बिहेवियरल जोग्राफ़ी में स्टडी किया जाने लगा। उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज़म जो 90s के बाद आया, जिसमें ये पीछे आज तक जितने भी मॉडल आए थे उनके ऊपर सवालिया निशान डालने लगा कि हाउ इज़ दिस पॉसिबल। द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईच लोकल कॉन्टेक्स्ट इन इट्स ओन राइट वाज एम्फेसाइज्ड। मतलब इसके बोलने का मतलब था कि हर एक जो भी चीज़ जहाँ है उसका वहाँ के लिए अपना एक महत्व है, वहाँ का उसको अपना फ़ायदा, वहाँ की लोगों के लिए उसका अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। ये नहीं कि एक मॉडल बना दिया गया और उसको हर जगह अप्लाई किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्निज़म में नई थ्योरीज़ दी गई जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सेप्ट हुई। इसके बाद ह्यूमन को ये जोग्राफ़ी जो है कितनी ब्रांचेस में डिवाइड है, और उसकी नंबर ऑफ़ वेरियस सब ब्रांचेस है। जैसे सोशल जोग्राफ़ी आ गया, सोशल जोग्राफ़ी, अर्बन जोग्राफ़ी, पॉलिटिकल जोग्राफ़ी, पॉपुलेशन जोग्राफ़ी, सेटलमेंट जोग्राफ़ी, इकोनॉमिक जोग्राफ़ी, इनको फर्दर सब फील्ड्स में डिवाइड किया गया। ये CUET वाले जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनके लिए ये वाला जो स्लाइड है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये पूछा जा सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये मिलिट्री साइंस किस ब्रांच की ह्यूमन जोग्राफ़ी की सब फील्ड है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये पॉलिटिकल जोग्राफ़ी की सब फील्ड है। या पॉपुलेशन जोग्राफ़ी में डेमोग्राफ़ी आती है। सेटलमेंट जोग्राफ़ी में अर्बन रूरल प्लानिंग या अर्बन रूरल सेटलमेंट आ गई। या इकोनॉमिक जोग्राफ़ी ऑफ रिसोर्स, जोग्राफ़ी ऑफ एग्रीकल्चर, जोग्राफ़ी ऑफ इंडस्ट्री, ये किसकी सब फील्ड हैं? ये सारी इकोनॉमिक जोग्राफ़ी की सब फील्ड हैं। ये हर कोई
अच्छी तरह पढ़ेगा और हर कोई सब फील्ड किसके अंडर आती है ये भी अच्छी तरह पढ़ेगा। इसके बाद देखेंगे हम। होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि इस पोर्शन में या इस स्लाइड में हमें परेशानी आ रही है या समझने में दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आप को नेक्स्ट ये लेक्चर में उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे। तो आज का होमवर्क जो रहेगा आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट हम आपको और MCQs कराएंगे और वो CUET के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। आज का पहला होमवर्क है, ह्यूमंस आर रिस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। ये किसका आइडिया है कि ह्यूमन इज़ कंट्रोल्ड, मतलब कि ह्यूमन को नेचर कंट्रोल करती है। ये किस कंसेप्ट के मुताबिक बताया गया था? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के कंसेप्ट था, नियो लिबरलिज्म का था, पॉसिबलिज्म का था या स्पेशल एनालिसिस का था। दूसरा क्वेश्चन है, रेडिकल स्कूल ऑफ ज्योग्राफी वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय। रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट ये किसके इन्फ्लुएंस में था? सबसे ज़्यादा इस पर किसका इन्फ्लुएंस रहा? मार्क्सियन थ्योरी का, कांट की थ्योरी का, गांधीयन फिलॉसफी का, या इनमें से कोई नहीं? अभी मैंने आपको पढ़ाया रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट कि ये इनइक्वालिटी की बात करता है, कैपिटलिज्म के ख़िलाफ़ है, ये इनइक्वालिटी को ख़त्म करने की बात करता है, पोर और रिच के जो डिवीज़न है इसको ख़त्म करना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्टेड फ्रॉम विच आर द फॉलोइंग पीरियड। इस पोस्ट मॉडर्निज्म इनमें से किस ईयर में स्टार्ट हुआ? 1980s, 1990s, 1960 या 1970? इन तीनों क्वेश्चन के आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, दूसरा उसका आंसर और तीसरा उसका आंसर। होप आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गई होगी। तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। होप आपको सारा समझ आ गया हो गया। थैंक यू।